भारत में विमानन का इतिहास 20वीं सदी की शुरुआत से शुरू हुआ था। 1911 में प्रयागराज यानी उस वक्त के इलाहाबाद से नैनी के बीच पहली आधिकारिक हवाई डाक सेवा शुरू हुई। 1920 के दशक में कई विदेशी एयरलाइंस भारत में संचालित होने लगी, पर असल में एयरलाइन सेवाओं की शुरुआत हुई 1932 से। जीआरडी टाटा ने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की और कराची से मुंबई के लिए पहली व्यावसायिक उड़ान भरी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में हवाई यात्रा का काफी विस्तार हुआ। 1953 में भारत ने सभी निजी एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण कर एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए और इंडियन एयरलाइंस घरेलू उड़ानों के लिए इनका गठन किया। इस अवधि में हवाई अड्डों का विकास हुआ और विमानन उद्योग का विस्तार भी। फिर आया उदारीकरण और निजीकरण का दौर। 1990 के दशक में भारत सरकार ने विमानन क्षेत्र में निजी एयरलाइंस को अनुमति दी। जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, इंडिगो और एयर डेक्कन जैसी निजी एयरलाइंस आई, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ी और हवाई यात्रा सुलभ हुई। 2005 में लो कॉस्ट एयरलाइंस का विस्तार हुआ और हवाई यात्रा आम जनता के लिए सस्ती हुई। भारत में कई नए हवाई अड्डों का निर्माण हुआ और आधुनिकीकरण किया गया। 2016 में उड़ान योजना शुरू हुई, जिससे छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ा गया। इस योजना के तहत कम सेवा वाले और बिना सेवा वाले हवाई अड्डों को विकसित किया जाना है और एयरलाइन को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि सस्ती हवाई टिकट उपलब्ध कराई जा सके। ये योजना न केवल यात्रियों के लिए लाभदायक है बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देती है। 2014 के बाद भारत में फंक्शनल एयरपोर्ट्स की संख्या में काफी वृद्धि हुई। गवर्नमेंट की आरसीएस उड़ान योजना और भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सुधारों के कारण छोटे छोटे शहरों को भी हवाई नेटवर्क से जोड़ा गया। हाल ही में एयर इंडिया का टाटा समूह द्वारा अधिग्रहण और क्षेत्रीय हवाई संपर्क में वृद्धि हुई। आज भारत विमानन क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये दुनिया के सबसे बड़े विमानन बाजारों में से एक बन चुका है। 2014 में फंक्शनल एयरपोर्ट्स का नंबर था 72, लेकिन 2024 तक ये संख्या 150 से ज्यादा हो गई है, यानी लगभग 10 वर्षों में दोगुनी वृद्धि हुई है। इस विस्तार के कारण देश के दूर दराज क्षेत्रों में भी हवाई संपर्क बढ़ा है, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिला है और आम लोगों के लिए हवाई यात्रा काफी सुलभ हुई है। पर एविएशन की फील्ड में विस्तार के साथ साथ कुछ फेल्योर्स भी देखने को मिले, जिनमें से एक है उत्तर प्रदेश का कुशीनगर में बना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो अब एक असफल परियोजना बनता जा रहा है। कुशीनगर बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक बहुत पवित्र स्थल है, क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। दुनिया भर से बौद्ध श्रद्धालु यहाँ आते हैं, खासकर श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, कोरिया और म्यांमार से। ऐसे में एक इंटरनेशनल हवाई अड्डे की आवश्यकता महसूस की गई ताकि विदेशी पर्यटक आसानी से यहाँ आ सके। कुशीनगर एक ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थल होने के बावजूद यहाँ आने जाने के लिए अच्छी परिवहन सुविधा नहीं थी। निकटतम बड़ा हवाई अड्डा वाराणसी और लखनऊ में था, जो दूर होने के कारण यात्रियों को काफी असुविधा होती थी। इसलिए केंद्र और राज्य सरकार ने 2008 में कुशीनगर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की योजना बनाई, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिले और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ हो। इस एयरपोर्ट का निर्माण वैसे कई सालों तक अटका रहा, लेकिन आखिरकार 2021 में ये बनकर तैयार हुआ और पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। कुशीनगर के लोगों को, यूपी के लोगों को, पूर्वांचल पूर्वी भारत के लोगों को, दुनिया भर में भगवान बुद्ध के अनुयायियों को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई। ये क्षेत्र सिर्फ भारत के ही बौद्ध अनुयायियों के लिए ही नहीं, बल्कि श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, जापान, कोरिया ऐसे अनेकों देशों के नागरिकों के लिए भी एक बहुत बड़ा श्रद्धा का और आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। इसे उत्तर प्रदेश का चौथा इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाया गया और उम्मीद थी कि ये बौद्ध सर्किट टूरिज्म को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, पर हुआ क्या? जैसी उम्मीद थी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। उद्घाटन के बाद ही ये एयरपोर्ट अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल साबित हो रहा है, पर इसके पीछे है कई कारण। उद्घाटन के बाद यहां से स्पाइस जेट ने कुछ घरेलू उड़ानें शुरू की, लेकिन यात्रियों की कमी के कारण जल्द ही इसे बंद कर दिया गया। अभी यहां से कोई भी नियमित उड़ान संचालित नहीं होती है। सरकार ने इसे बौद्ध देशों के यात्रियों के लिए खोला था, लेकिन अभी तक किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइन ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। वीजा और अन्य सरकारी प्रक्रियाओं की वजह से विदेशी टूरिस्ट यहां सीधी फ्लाइट लेने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट तो शुरू हो गया था, लेकिन आसपास अच्छे होटल, ट्रांसपोर्ट और अन्य सुविधाएं विकसित नहीं हो पाई। इससे यात्रियों को असुविधा होती है और वे वाराणसी जैसे अन्य विकल्पों को चुनते हैं।
इस एयरपोर्ट को लेकर सरकार की मार्केटिंग और प्रचार रणनीति भी कमजोर रही। विदेशों में इसे एक आकर्षक पर्यटन गंतव्य के रूप में प्रमोट नहीं किया गया। एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए अच्छी सड़क और रेल कनेक्टिविटी नहीं है, जिससे घरेलू यात्रियों को भी परेशानी होती है। तो ऐसे ही तमाम कारणों की वजह से ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा असफल हो गया। जो उम्मीद थी वो नहीं पूरी हुई। तो अब सवाल कि क्या ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब कभी शुरू नहीं होगा या कुछ किया जा रहा है इसे सुधारने के लिए? Very strategic location, Kushinagar, which is why the government has also put in all the efforts to make it operational at the earliest, and we are in the last phase of it, sir. All the technical and navigational systems, everything has been installed, and very soon we are going to start operations. And what is necessary for international operations also, we are trying to speak with the airlines and promoting them. Places like Kushinagar and all the tier 2, tier 3 city airports which are coming up with lot of grandness, they will all get connected in the future also, sir. सरकार अब इस एयरपोर्ट को दोबारा शुरू करने के लिए कुछ कदम उठा रही है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को आकर्षित करने के लिए नई एयरलाइंस कंपनियों से बातचीत की जा रही है। साथ ही कुशीनगर को बौद्ध सर्किट के अन्य स्थानों जैसे लुम्बिनी, सारनाथ और बोधगया से बेहतर जोड़ने के प्रयास हो रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार नए होटल्स, सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान दे रही है। कुशीनगर एयरपोर्ट एक शानदार पहल थी, लेकिन सही रणनीति के अभाव में ये विफल साबित हो रही है। अगर सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर बेहतर प्लानिंग करें तो ये एयरपोर्ट क्षेत्रीय पर्यटन और अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दे सकता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले वर्षों में इसे सफल बनाने के लिए कौन कौन से ठोस कदम उठाए जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या कुशीनगर एयरपोर्ट दोबारा उड़ान भर पाएगा? कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना।